नमस्कार। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 20वीं सदी की शुरुआत में साल 1901। सोचिए, ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था, और इस बदलाव की कमान थी एक बहुत ही ताकतवर और कहना पड़ेगा बेहद काबिल वाइसराय लॉर्ड कर्जन के हाथों में। तो ये टाइमलाइन हमें 1901 का एक छोटा सा नक्शा देती है। जनवरी में विक्टोरिया का निधन, एक युग का अंत। फिर मार्च में जाति आधारित जनगणना, सितंबर में शिमला में शिक्षा पर बड़ी बैठक, नवंबर में एक नया प्रांत बना और दिसंबर में कांग्रेस के मंच पर एक नई आवाज सुनाई दी। मतलब साफ है, ये साल प्रशासनिक एक्शन और एक नई राष्ट्रीय सोच दोनों से खचाखच भरा हुआ था। आज की हमारी पड़ताल इन्हीं 5 हिस्सों में बंटी है। पहले देखेंगे कि 1901 एक टर्निंग पॉइंट क्यों था। फिर कर्जन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। उसके बाद शिक्षा और सेना से जुड़ी उनकी पहल। फिर देखेंगे कि समाज और संस्कृति में क्या हो रहा था। और आखिर में राष्ट्रवाद की उभरती लहर और नए चेहरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, 1901 सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं था, ये एक सिंबॉलिक बदलाव का साल था। एक ऐसा साल जब एक पुरानी पीढ़ी विदा हो रही थी और एक नए दौर की आहट सुनाई दे रही थी। साल की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी खबर से हुई, महारानी विक्टोरिया का निधन। ये सिर्फ एक रानी की मौत नहीं थी, ये तो जैसे एक पूरे जमाने का अंत था। विक्टोरियन युग खत्म हो गया था। सोचिए, दशकों से वो ब्रिटिश साम्राज्य का चेहरा थी। उनकी मौत का मतलब था कि अब कुछ बदलने वाला है, और इस बदलाव की आहट ने पूरे साम्राज्य में, खासकर भारत में, एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। और ये बदलाव सिर्फ ब्रिटिश खेमे में नहीं था। लगभग उसी वक्त भारत ने भी अपना एक चमकता सितारा खो दिया, महादेव गोविंद रानाडे। वो एक महान समाज सुधारक, एक विचारक और उदारवादी राष्ट्रवादी पहली पीढ़ी के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनका जाना एक संकेत था कि भारत में भी अब नेतृत्व की मशाल एक नई पीढ़ी के हाथों में आने वाली है। तो अब आते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर पर, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का एक ही मकसद था, एफिशिएंसी। वो ब्रिटिश राज की पकड़ को लोहे की तरह मजबूत करना चाहते थे। हर चीज को व्यवस्थित, हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े प्रशासनिक सुधार लागू किए। चलिए देखते हैं कौन कौन से थे वो। कर्जन के सुधारों में सबसे पहले और शायद सबसे असरदार था 1901 का सेंसस, यानी जनगणना। हर्बर्ट रिस्ले इसके मुखिया थे, लेकिन ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने जाति को एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बना दिया। समाज को बाकायदा खानों में बांटा गया, और इस एक कदम का भारतीय समाज और राजनीति पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 23 करोड़ 84 लाख लोग। आज ये शायद कम लगे, पर उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संख्या थी। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ब्रिटिश राज कितने बड़े और कितने कॉम्प्लेक्स देश पर हुकूमत कर रहा था। और यही वजह थी कि कर्जन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल और एफिशिएंसी को लेकर इतने जुनूनी थे। कंट्रोल और रेगुलेशन की इसी सोच का अगला कदम था 1901 का इंडियन माइंस एक्ट। ये कानून इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यह भारत में लेबर लॉज की शुरुआत थी। पहली बार सरकार ने खदानों में काम करने वालों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और काम के घंटों को लेकर नियम कानून बनाए। मतलब अब स्टेट सीधे सीधे इंडस्ट्री के मामलों में दखल दे रहा था। कर्जन की नजर सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों पर नहीं थी, उनकी नजर सीमाओं पर भी गड़ी हुई थी, खासकर उत्तर पश्चिम में। उस दौर में रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया पर दबदबे की एक होड़ चल रही थी, जिससे द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। कर्जन को रूस से खतरा महसूस हो रहा था, तो इसी खतरे से निपटने के लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा काटकर एक नया प्रांत बना दिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी NWFP। मकसद साफ था, बॉर्डर पर एक ऐसा इलाका बनाना जो सीधे केंद्र के कंट्रोल में हो। और कर्जन का ये एफिशिएंसी का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर लगाया। सिंचाई के लिए एक नया कमीशन बनाया, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए दूसरा कमीशन बैठाया। लेकिन ये सिर्फ विकास के काम नहीं थे, इनके पीछे एक गहरा मकसद था। बेहतर नहरें मतलब ज्यादा लगान, बेहतर रेलवे मतलब सेना और सामान की तेज आवाजाही। कुल मिलाकर ये सब भी साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करने के ही औजार थे। अब कर्जन की पॉलिसी का एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं। भारतीयों को लेकर उनका रवैया दोहरा था।
एक तरफ वो राजा महाराजाओं और रईसों को साथ लाना चाहते थे, उन्हें साम्राज्य का वफादार बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा तबका था, जो सवाल उठा सकता था, उसे वो पूरी तरह से काबू में रखना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये कर्जन के काम करने का क्लासिक तरीका था। सोचिए, भारत की यूनिवर्सिटी एजुकेशन का भविष्य तय करने के लिए शिमला में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उस कॉन्फ्रेंस में एक भी भारतीय को नहीं बुलाया गया। सारे फैसले बंद दरवाजों के पीछे लिए गए। जाहिर है, जब ये बात बाहर आई तो पढ़े लिखे भारतीयों में जबरदस्त गुस्सा फैला। तो एक तरफ तो बुद्धिजीवियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, और दूसरी तरफ रईसों के लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा था। कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। ये एक खास मिलिट्री स्कूल था जहां सिर्फ राजकुमारों और बड़े बड़े नवाबों के बेटों को फौजी अफसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। देसी इलीट क्लास को ब्रिटिश क्राउन से जोड़कर अपना पक्का वफादार बना लो। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? ये एक तरह की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी। जो बुद्धिजीवी सवाल उठा सकते थे उनके लिए नियंत्रण और सख्ती, और जो शाही घराने थे उनके लिए सम्मान और पद। मकसद एक ही था, साम्राज्य के खिलाफ किसी भी तरह की एकजुटता को बनने ही ना दिया जाए। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ ब्रिटिश राज का शिकंजा कस रहा था, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर एक नई सांस्कृतिक लहर उठ रही थी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये अपनी जड़ों को, अपनी कला को, अपनी पहचान को फिर से खोजने और उसे गर्व के साथ दुनिया के सामने रखने की एक जबरदस्त कोशिश थी। इसका एक शानदार उदाहरण हमें लाहौर में देखने को मिला। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये भारत का पहला पब्लिक म्यूजिक स्कूल था। इसने शास्त्रीय संगीत को, जो अब तक सिर्फ राज दरबारों की शान हुआ करता था, उसे आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये कल्चरल नेशनलिज्म था। अपनी कला को बचाना भी देश प्रेम का ही एक रूप था। और लाहौर से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में एक और सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की जिसका नाम रखा ब्रह्मचर्य आश्रम। यही आगे चलकर शांति निकेतन बना। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये शिक्षा का एक नया नजरिया था। एक ऐसी जगह जहां भारत की पुरानी गुरुकुल परंपरा और पश्चिम के आधुनिक विचार एक साथ मिल रहे थे, जहां रट्टा मारने की बजाय प्रकृति की गोद में सीखना था। तो हमने देखा कि प्रशासन में क्या चल रहा था, समाज और संस्कृति में क्या हो रहा था। अब सवाल यह है कि इन सब का राजनीतिक मंच पर क्या असर हो रहा था, क्योंकि यहीं पर एक नई लीडरशिप तैयार हो रही थी और आज़ादी की लड़ाई एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। साल के आखिर में, दिसंबर में, कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सालाना सेशन हुआ। वैसे तो हर साल सेशन होता था, लेकिन ये वाला ऐतिहासिक बन गया। क्यों? क्योंकि पहली बार कांग्रेस के मंच पर एक 32 साल का नौजवान वकील खड़ा हुआ था, जो अभी अभी साउथ अफ्रीका से आया था। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही शख्स एक दिन पूरे देश की तकदीर लिखने वाला है। गांधी वहां कोई बड़ा भाषण देने नहीं आए थे। वो तो बस दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर हो रहे जुल्म की कहानी बताने आए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार भारत के बाहर बसे भारतीयों की लड़ाई को भारत के अपने आज़ादी के आंदोलन से सीधे सीधे जोड़ा गया था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक ग्लोबल पहचान दी। और देखिए, इतिहास में कैसे कैसे संयोग होते हैं। इसी साल 1901 में दो ऐसे बच्चों ने जन्म लिया जो बड़े होकर आज़ाद भारत की सियासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले थे, भले ही उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, और दूसरे थे पोटी श्रीमुलु, जिन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो कुल मिलाकर जब हम 1901 पर नजर डालते हैं तो ये सिर्फ एक और साल नहीं लगता। ये तो जैसे आने वाली पूरी 20वीं सदी का एक ट्रेलर था। एक तरफ साम्राज्यवादी ताकतें जो अपना शिकंजा कस रही थीं, और दूसरी तरफ एक नई भारतीय चेतना जो अंगड़ाई ले रही थी कला में, शिक्षा में और राजनीति में। इन्हीं दो ताकतों के बीच की खींचतान ने अगले 50 सालों का और शायद आज के भारत का भी इतिहास लिखा। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।